दोस्तों, भारत के अंदर चुनाव चल रहा है और चुनाव कितना निष्पक्ष तरीके से हो रहा है, आइए कुछ खबरों के जरिए आपको बताने की कोशिश करूंगा। और इसी रिपोर्ट में मैं आपको गाजा और इजराइल की युद्ध से जुड़े कुछ अपडेट आ रहे हैं वो भी बताने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, चुनाव चल रहा है हमारे देश के अंदर और इस चुनावी कैंपेन में इस बार प्रधानमंत्री मोदी ने मुसलमानों को पकड़ लिया है। हर जगह मुसलमान मुसलमान मुसलमान। कोई भी रैली, कोई भी भाषण ऐसा नहीं है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी मुसलमानों का नाम ना लेते हों। कभी कहा जाता है कि मुसलमानों को सारी संपत्ति देने वाली थी कांग्रेस, कभी कहते हैं कि कांग्रेस कहती है कि भारत की संपत्ति पर पहला हक मुसलमानों का है, कभी आरक्षण की बात करते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। प्रधानमंत्री मोदी इस तरह से खुलकर अपने भाषणों में जब मुसलमानों का नाम लेते हैं तो विपक्षी पार्टियां आरोप लगाती हैं कि प्रधानमंत्री मोदी आचार संहिता का खुलकर उल्लंघन कर रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग उनको रोक टोक नहीं रहा है। वहीं दोस्तों, दूसरी तरफ अगर किसी और विपक्षी पार्टी की तरफ से कुछ इसी तरह की बातें करके वोट मांग लिए जाते हैं तो उनके नेताओं के ऊपर एफआईआर हो जाती है। उत्तर प्रदेश के संभल से समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ने वाले जियाउर रहमान वर्क ने अपने चुनावी भाषण के दौरान अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, शहाबुद्दीन के नाम पर वोट मांगे। जियाउर रहमान ने अपने भाषण में कहा कि आप लोगों को इन तीनों की कुर्बानी नहीं भूलनी चाहिए और इन तीनों को याद करते हुए समाजवादी पार्टी को वोट देना चाहिए। कुछ इसी तरह की बातें इन्होंने अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और शहाबुद्दीन का नाम लेकर कही, जिसके बाद इनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई। जियाउर रहमान वर्क के ऊपर जो एफआईआर हुई है उसमें कहा गया कि इन्होंने अपराधियों को हीरो की तरह पेश किया। अपने भाषण के दौरान इन्होंने अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और शहाबुद्दीन का नाम इस तरह से लिया जैसे वो हीरो हों। इन्होंने खुला आचार संहिता का उल्लंघन किया है, इसलिए इनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई। सोशल मीडिया पर अब लोग सवाल कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी हर भाषण में मुसलमानों का नाम ले रहे हैं, उनके साथ कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन अगर उन्होंने मुसलमानों के नाम पर वोट मांग लिए तो उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होगी। फिलहाल ये राजनीति है और ये राजनीति जब तक चुनाव है तब तक ऐसे ही चलती रहेगी। फिलहाल इस पर आप लोगों का क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आइए अब चलते हैं मिडिल ईस्ट की तरफ। सबसे बड़ी खबर हिजबुल्लाह की तरफ से आ रही है। हिजबुल्लाह भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 6 महीने में इजराइल इतनी धमकी दे चुका है हिजबुल्लाह को, अगर इजराइल वाकई में ताकतवर होता, इतना अकेले दम पर हिजबुल्लाह से लड़ सकता तो अब तक हिजबुल्लाह को खत्म कर दिया होता। लेकिन धमकी पे धमकी अभी भी लगातार इजराइल की जारी है, लेकिन हिजबुल्लाह उधर से लगातार अभी भी हमले किए जा रहा है। भले ही ये हमले हम लोगों को शायद ज्यादा बड़े ना दिखते हों, लेकिन हमले बहुत बड़े हैं। अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अभी तक इजराइल हिजबुल्लाह के ऊपर कोई बड़ा हमला नहीं कर पाया है। हिजबुल्लाह ने इजरायली मेटुल्ला कॉलोनी में कई सारी इमारतों पर मिसाइलों से हमले किए और इन सारी इमारतों में इजराइल के सैनिक रुके हुए थे। इस बात की जानकारी खुद इजराइल की मीडिया की तरफ से भी दी गई है। साथ ही साथ हिजबुल्लाह ने भी बाकायदा कुछ फुटेज जारी करके इस बात की जानकारी दी है कि इजराइल के मेटुल्ला में हमने जो मिसाइलों से हमला किया वहां पर इजराइल की सेना रुकी हुई थी। उन्हीं बिल्डिंगों को हमने निशाना बनाया और उनको नष्ट कर दिया। दोस्तों, मारे तो ये लोग भी बहुत जा रहे हैं, लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि इजराइल अपने सैनिकों की मौत का आंकड़ा दुनिया के सामने सही वाला नहीं रखता है। फिलहाल इजराइल के विदेश मंत्री ने एक बार फिर से हिजबुल्लाह को इस हमले के बाद धमकी दी है। इजरायली विदेश मंत्री कहता है कि अगर हिजबुल्लाह पीछे नहीं हटता है तो हम पूर्ण युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं। इजराइल पूरे लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई करेगा और दक्षिणी लेबनान में एक बड़े क्षेत्र पर कब्जा करके एक सुरक्षा बफर जोन बनाएगा जिसे इजरायली बलों द्वारा नियंत्रित किया जाएगा और उत्तर में निवासियों को सुरक्षित रूप से अपने घरों में लौटने की अनुमति दी जाएगी। धमकियां अभी भी वही बड़ी बड़ी दी जा रही हैं। वही बात है ना, बाप का हाथ सिर पे है तो कौन क्या ही कर सकता है। इसका कहना है कि अगर हिजबुल्लाह नहीं रुकता है तो दक्षिण लेबनान के एरिया पर हम थोड़ा सा कब्जा कर लेंगे और अपनी सेना को वहां पर तैनात कर देंगे। यही बात तो गाजा के लिए कब से कह रहे हैं कि गाजा पर हम कब्जा कर लेंगे। गाजा पर कब्जा कर नहीं पाए, नजर लेबनान की तरफ बढ़ाए हुए हैं और लेबनान पर हमला करने की, लेबनान पर कब्जा करने की ये धमकी पहली बार नहीं दी है, बल्कि हजारों बार इनकी तरफ से ऐसी धमकियां दी जा चुकी हैं। लेकिन हिजबुल्लाह के सामने इनकी एक भी नहीं चल रही है। कई बार गोलानी ब्रिगेड लेबनान के अंदर घुसने की कोशिश कर चुकी है, लेकिन हिजबुल्लाह ने इनको हर बार हमले करके पीछे खदेड़ दिया है। बड़ी खबर यमन से आ रही है। कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं कि अमेरिका और ब्रिटेन की वायुसेना ने यमन के हुदैदा में कुछ हवाई हमले किए हैं। आपको सुबह ही बता चुका हूं, यमन ने साफ कह दिया है कि हम आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम लाल सागर में हमले करते रहेंगे, लेकिन अगर आपने हमारे ऊपर जवाबी हमले किए तो उसके बाद हमारे हमले और तेज हो जाएंगे। अब देखते हैं कि इसके जवाब में
हूतीस किस तरह का पलटवार करते हैं। दोस्तों, आपको लगातार अमेरिका की यूनिवर्सिटीज का हाल भी मैं दिखा रहा हूं और इस खबर पर मैं लगातार अपनी नजर बनाए हुए हूं और नजर बनाने वाली खबर है, क्योंकि अमेरिका जैसे देश में जहां पर टॉप की यूनिवर्सिटीज हैं, उन यूनिवर्सिटीज का जिस तरह से फिलिस्तीन को समर्थन मिल रहा है, पूरी दुनिया अमेरिका की यूनिवर्सिटीज को सलाम कर रही है। 18 अप्रैल से ये प्रदर्शन शुरू हुए थे और आज तक तकरीबन 21 राज्यों में अमेरिका के 25 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज के कैंपस में 1000 लोगों को अब तक अमेरिका की पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। इसमें प्रोफेसर्स भी हैं और बच्चे भी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो प्रदर्शनकारी हैं, ये सिर्फ मुसलमान नहीं हैं, बल्कि सभी धर्मों के लोग हैं, यहूदियों को छोड़कर। अमेरिका की इन यूनिवर्सिटीज में यहूदी बच्चे भी पढ़ते हैं। जितने भी वहां पर यहूदी बच्चे हैं वो अब उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं। और दोस्तों, वहां पर जो फिलिस्तीन के सपोर्ट में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके ऊपर हमला कर रहे हैं। अजीब तरह की खुराफात इनकी तरफ से देखने को मिल रही है अमेरिका की यूनिवर्सिटीज में। जिस तरह से यहूदी सेटलर्स गाजा के अंदर आम लोगों पर हमले करते हैं, इसी तरह से अब अमेरिका के अंदर भी यहूदी सेटलर्स अमेरिका के ही बच्चों के ऊपर हमला करना शुरू कर चुके हैं। मुबारक हो जो बाइडेन को, नेतन्याहू ने अब अमेरिका में भी हमले करवा दिए। हूतीस के नेता अब्दुल मलिक अल हौती ने एक बार फिर से दुनिया भर के मुसलमानों से कहा है कि यह उनकी जिम्मेदारी है कि वे फिलिस्तीनी लोगों की जीत हासिल करने में मदद करें, चाहे वो अपने हाथ उठाकर दुआ करें या दुनिया भर में किसी भी तरह अपना सपोर्ट दर्ज कराएं। इजराइल का यह कट्टरपंथी कुख्यात नेता बेन गबिर हड्डी पसली तुड़वाकर इस वक्त बेड पर आराम कर रहा है, लेकिन दोस्तों वहां से भी इसको चैन नहीं है, वहां से भी इसके मुंह से जहर ही निकल रहा है। मीडिया इसके पास पहुंच रही है, फिलिस्तीन के मुद्दे पर, गाजा के मुद्दे पर बयान ले रही है। इसने कहा कि देखिए, हम लोग फिलिस्तीन के लोगों को गिरफ्तार करते हैं, उनको गिरफ्तार करने के बजाय मार दिया जाना चाहिए। गिरफ्तार करके आप जेलों में भर रहे हो, जेलों में जगह भी नहीं बची है, इसलिए गिरफ्तार मत करो बल्कि उनको मार दो। ये लोग पूरी तरह से बौखला चुके हैं। मेरे दोस्तों, आटे का एक ट्रक गाजा के अंदर जा रहा था, यहूदी सेटलर्स उस ट्रक को रोककर उस पर चढ़ जाते हैं और पागलों की तरह जो आटे के कट्टे वगैरह रखे हुए थे उनको उतार उतार कर नीचे फेंकना शुरू कर देते हैं। गाजा के मजलूम भूखे लोगों के लिए वो खाना जा रहा था, आटा जा रहा था, लेकिन उस आटे को भी ये लोग गाजा तक नहीं पहुंचने दे रहे हैं। क्रॉसिंग पर ही इन्होंने रोक कर ट्रक को सारे कट्टे नीचे फेंक दिए और हंस रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, दांत फाड़ रहे हैं। क्या दुनिया में इनसे ज्यादा जालिम कोई और भी है? आज पूरी दुनिया ने इनका असली चेहरा देख लिया है और पूरी दुनिया ये समझ चुकी है कि सबसे ज्यादा खुराफाती और सबसे ज्यादा आतंक फैलाने वाले कोई हैं तो यही लोग हैं। खैर, सब्र रखिए, इसके अलावा और क्या ही कर सकते हैं जब दुनिया भर की अदालतें, दुनिया भर के हुक्मरान इन लोगों के गुलाम बन चुके हैं। फिलहाल तुर्की का बयान आया है। तुर्की के विदेश मंत्री हाकन फिदान ने कहा है कि साउथ अफ्रीका ने जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में मुकदमा दर्ज कराया था इजराइल के खिलाफ, हम अब उसके समर्थन में हैं और उसके साथ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जाएंगे। अरे क्या करने जाओगे भाई? खामोशी के साथ घर पर बैठो, 6 महीने से तमाशा देख ही रहे हो। इंटरनेशनल कोर्ट की औकात क्या है वो भी दुनिया देख चुकी है, अब जाकर क्या ही फायदा। साउथ अफ्रीका ने हिम्मत करके कम से कम कदम तो बढ़ाया था, हम उसकी सराहना करते हैं, लेकिन कोर्ट की इतनी औकात नहीं है कि इन लोगों को रोक सके। और अब तुर्की ये कह रहा है कि हम उस मुकदमे का समर्थन करने के लिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएंगे। अरे कुछ करना है तो अपने दम पर आगे बढ़कर कुछ करो। अदालतों की इतनी औकात नहीं है कि वो नेतन्याहू और अमेरिका को रोक सके। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, मिलते हैं कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।